हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करूंगी। पीआरएम कंडीशन क्या होती है, क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में, इस कंडीशन को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे इस कंडीशन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल्ड में इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। फर्स्टली तो ये कंडीशन होती क्या है, यानी कि जो हम बोल रहे हैं पीआरएम कंडीशन है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेम्ब्रेन लेबर स्टार्ट होने से पहले ही रप्चर हो गई है। ठीक है, फीमेल जो है वो अभी अपने लेबर में नहीं है, उसमें लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है। कौन सी मेम्ब्रेन? फीटल मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है? फीटल मेम्ब्रेन। फीटल मेम्ब्रेन जो है वो 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फीटल मेम्ब्रेन 2 लेयर से मिलके फॉर्म होती है, एमनियन एंड कोरियन। एमनियन एंड कोरियन दोनों लेयर मिल करके फीटल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में इसी फीटल मेम्ब्रेन का रप्चर होता है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये पिंक जो है, ये है फीटल मेम्ब्रेन। फीटल मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड एंड जो फीटस है वो प्रेजेंट होता है। अब जो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, इस कंडीशन में लेबर स्टार्ट होने से पहले ही जो ये फीटल मेम्ब्रेन है वो किसी भी रीज़न की वजह से रप्चर हो गई है, और इस मेम्ब्रेन के रप्चर होने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीक करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम पीआरओएम कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसे हम प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है वो, इसमें जो मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है वो लेबर स्टार्ट होने से पहले रप्चर हो रही है। सो इसको हम प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट एक टर्म है PPROM, मीन्स प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, इसमें 37 वीक कंप्लीट होने से पहले ही जो फीटल मेम्ब्रेन है वो किसी भी रीज़न की वजह से रप्चर हो जाती है। तो 2 टर्म थे, फर्स्ट था PROM यानी कि प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और सेकंड था प्री टर्म प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। PROM में तो क्या होता है कि लेबर स्टार्ट होने से पहले ही जो फीटल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो PPROM है यानी कि प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, 37 वीक कंप्लीट होने से पहले ही जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से। ओके, आई होप कि आपको ये दोनों टर्म्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर रहे थे प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो ये मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है लेबर स्टार्ट होने से पहले, ये क्यों हो रही है? ऐसा क्या है जो लेबर होने से पहले ही, लेबर स्टार्ट होने से पहले ही ये मेम्ब्रेन रप्चर होना स्टार्ट हो रही है? फर्स्टली जो एग्जैक्ट कॉज है, ठीक है, वो अननोन है। मतलब जिस वजह से ये होता है वो हमें नहीं पता है। एग्जैक्ट कॉज जो है हमें नहीं पता ये किस वजह से, एक्चुअली में किस वजह से हो रही है, जो मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली में किस वजह से रप्चर हो रही है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। लेकिन कुछ पॉसिबल कॉजेज़ हैं, जैसे पॉलीहाइड्रोमिनोज। पॉलीहाइड्रोमिनोज में क्या होता है, इसमें जो लिक्कर एमनी यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जिसको हम लिक्कर एमनी भी कहते हैं, इसका अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। कितना? तो 2000 ml या फिर मोर देन 2000 ml। पॉलीहाइड्रोमिनोज क्या होती है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो 2000 ml या इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से भी PROM हो सकता है, क्योंकि जो एमनियोटिक सैक है, ठीक है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है या जो अमाउंट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा उन फीटल मेम्ब्रेन पे, जिससे क्या होगी, उन मेम्ब्रेन की ओवर स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, अब अगर वो मेम्ब्रेन जो है ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो गई हैं, ओवर स्ट्रेचिंग होने की वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन वीक हो जाएंगी और चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो मेम्ब्रेन है वो प्रीमेच्योरली रप्चर हो जाए। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है, वूम में एक या एक से दो या दो से ज़्यादा बेबी, या फिर एक या एक से ज़्यादा बेबी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर वूम में एक से ज़्यादा जो फीटस या बेबी हैं अगर वो प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे यूट्रस में। ठीक है, फीटल में, क्योंकि दोनों जो फीटस होंगे, या चाहे फीटस 2 हों 3 हों,
होंगे तो वो एमनियोटिक सैक के अंदर ही, फीटल मेम्ब्रेन के अंदर ही, तो वो क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो ओवर स्ट्रेच होगी। वही चीज़ है कि अगर वो मेम्ब्रेन ओवर स्ट्रेच होगी तो वो क्या करेगी, एमनियोटिक फ्लूइड को लीक करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होंगी और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक करेगा। क्योंकि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, वूम के अंदर एक से ज़्यादा फीटस प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए एमनियोटिक फ्लूइड भी ज़्यादा होगा। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, फीटल मेम्ब्रेन पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिससे फीटल मेम्ब्रेन जो है वो ओवर स्ट्रेच होंगी और जो मेम्ब्रेन है वो ईजिली रप्चर हो जाएंगी। ठीक है, और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक करना स्टार्ट कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से भी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। कैसे? इन्फेक्शन जैसे कोरियो एमनाइटिस, कोरियो एमनियोनाइटिस, यानी कि एमनियन एंड जो कोरियन लेयर है अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या फिर यूटीआई है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या फिर अगर लोअर जेनेटल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, तो इनकी वजह से भी पीआरओएम हो सकता है। कैसे होता क्या है कि जैसे ही इन्फेक्शन होगा, ठीक है, इन्फेक्शन क्या करेगा, जो फीटल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि हो तो फीटल मेम्ब्रेन में ही रहा है इन्फेक्शन, तो इस फीटल मेम्ब्रेन को भी क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, जिसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी है वो क्या रिलीज़ करती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को रिलीज़ करती है, यानी कि साइटोकाइनेज। ठीक है, साइटोकाइनेज को रिलीज़ करेगी। यही साइटोकाइनेज क्या करेगा, एक एंजाइम होता है MMPs, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है, आगे जाके ये एंजाइम क्या करेगा, जो फीटल मेम्ब्रेन की कोलेजन फाइबर्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन कर देगा, जिससे जो मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाएंगी और ईजिली रप्चर आउट हो जाएंगी। मैंने क्या बोला अभी तक, इन्फेक्शन कैसे लीड करेगा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को। मान लो कि इन्फेक्शन जो है वो कोरियो एमनाइटिस का है, या फिर यूटीआई है, या फिर लोअर जेनेटिक ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो उसके अगेंस्ट क्या रिलीज़ करती है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जैसे कि साइटोकाइनेज, ठीक है, उसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करेगी, साइटोकाइनेज को रिलीज़ करेगी, जैसे ही साइटोकाइनेज रिलीज़ होंगी, ये साइटोकाइनेज क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है MMPs, यानी कि मैट्रिक्स एक मिनट, हाँ, मैंने क्या बोला कि MMPs ना, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मैट्रिक्स मिटैलोप्रोटीनेज। ये एक एंजाइम होता है। ठीक, तो इस एंजाइम की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा कौन, साइटोकाइनेज। अभी तक हुआ क्या था, इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी में, इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने क्या रिलीज़ किए, साइटोकाइनेज रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं उनको रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। इन्हीं जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं इन्होंने MMPs यानी कि मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज जो एंजाइम है उनके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर दिया। जैसे ही ये स्टिमुलेट हुए, ठीक है, MMPs जैसे ये स्टिमुलेट हुए, ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन की कोलेजन फाइबर को, जो कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। कोलेजन फाइबर क्या करता है, ये मेम्ब्रेन को एक स्ट्रेंथेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, सपोर्ट करता है या फिर एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। जैसे ही ये एंजाइम इस कोलेजन फाइबर को ब्रेक डाउन कर देंगे, अगर ये कोलेजन फाइबर ब्रेक डाउन हो गए तो क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यही कोलेजन फाइबर जो है वो मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहे थे। अब अगर यही ब्रेक डाउन हो गए हैं तो जो मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाएगी और ईजिली रप्चर होने के इसके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से जो इन्फेक्शन है वो लीड कर सकता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाली कंडीशन को। ओके, नेक्स्ट है सर्टेन कंजेनाइटल एनोमलीज इन फीटस। अगर फीटस में कोई भी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट है तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। नेक्स्ट, वीकनिंग ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन। अगर जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो किसी भी रीज़न की वजह से वीक हो रही है, चाहे वो ओवर स्ट्रेच की वजह से हो रहा हो, पॉलीहाइड्रोमिनोज हो रही है, मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है या फिर जो फीटल मेम्ब्रेन है वो वीक हो रही है, वीक होने की वजह से क्या होंगी, वो ईजिली रप्चर होना स्टार्ट हो जाती हैं।
तो ये कुछ कॉजेज़ थे जो लीड करते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को। अब इसमें क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कंडीशन है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्टली वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, क्योंकि क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है, मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक करना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीक करना स्टार्ट हो रहा है, तो वो वेजाइना से बाहर सिक्रीट आउट होगा, ठीक है, यानी कि वाटरी डिस्चार्ज होगा वेजाइना से। लोअर एब्डोमिनल पेन, फीमेल को क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन फील होगा। नेक्स्ट है फीवर एंड चिल्स, जो फीमेल है उसको फीवर और चिल्स आएंगे। फीवर और चिल्स अगर इन्फेक्शन की वजह से प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है तो फीमेल को फीमेल को फीवर और चिल्स आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ साइन थे जो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में देखने को मिलती हैं, जिसमें वाटरी डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है, जिसकी वजह से वो वेजाइना के थ्रू क्या होगा, बाहर डिस्चार्ज होगा। फीमेल को लोअर एब्डोमिनल पेन होगा और फीवर और चिल्स आएंगे अगर इन्फेक्शन की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो रही है तो। ओके, अब इस कंडीशन को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो इस कंडीशन को हम दो तरीके होते हैं डायग्नोस करने के, मीन्स दो टेस्ट इसमें परफॉर्म किए जाते हैं इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। फर्स्ट है निट्राजिन टेस्ट। निट्राजिन टेस्ट में क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ पीएच बाय निट्राजिन पेपर। निट्राजिन पेपर यानी कि अगर मैं ईजिली बोल दूँ तो लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं हम इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। क्या करते हैं, जो भी वजाइना के थ्रू जो भी सिक्रीशन हो रही है, ठीक है, उस सिक्रीशन को हम इस लिटमस पेपर में रखते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो इस लिटमस पेपर में रखते हैं, अगर उस वेजाइनल सिक्रीशन में क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो जो ये लिटमस पेपर है इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका पीएच जो होता है वो क्या होता है, 7 से 7.5, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच है वो कितना होता है, 7 से 7.5, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है। तो जैसे ही हम लिटमस पेपर यूज़ करेंगे, ठीक है, वेजाइनल सिक्रीशन हमने लिए, उसको हमने लिटमस पेपर पर रखा, तो लिटमस पेपर का जो कलर होगा, अगर उस वेजाइनल सिक्रीशन में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है तो जो लिटमस पेपर है उसका कलर जो होगा वो येलो से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ये आपको दिख रही है ना, ये स्ट्रिप दिख रही है, तो इसमें जो पीएच है, अगर पीएच 4.5 है तो वो कैसा हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर वैसे अगर 6.0 है तो वो इस ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। वहीं अगर 7.5 है तो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो वही चीज़ बोली है कि अगर लिटमस पेपर का जो जो कलर है अगर वो ब्लू हो जाता है, इट मीन्स उसमें क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक। नेक्स्ट है दूसरा टेस्ट होता है फेरन टेस्ट। फेरन टेस्ट क्या है, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन वेजाइनल सिक्रीशन। वेजाइनल सिक्रीशन में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है या नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम फेरन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें जो हम वेजाइनल सिक्रीशन है वो हम पोस्टीरियर फॉर्निक्स से लेते हैं। वेजाइना के पोस्टीरियर फॉर्निक्स से हम क्या लेते हैं, सिक्रीशन को लेते हैं, और उसको हम चेक करते हैं कि उसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है या नहीं। इसमें हम जो वेजाइनल सिक्रीशन है उसको हम एक स्लाइड में लेते हैं, एक स्मेयर स्लाइड में लेते हैं, ठीक है। तो जो भी वेजाइनल सिक्रीशन है जो हमने पोस्टीरियर फॉर्निक्स से कलेक्ट किए हैं उसको हम एक स्मेयर स्लाइड में लेते हैं। स्मेयर स्लाइड में लेकर के उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर हम उसको एग्जामिन करते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर उस स्लाइड को एग्जामिन करते हैं तो उसमें जो हमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो हमें कुछ इस तरीके का दिखता है। इसको जैसे फैनिंग पैटर्न में ये दिख रही है ना आपको, इस तरीके से ये फैनिंग पैटर्न में दिखता है। इसका जो नाम है फेरन टेस्ट वो क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो वेजाइनल सिक्रीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड जब हम उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो एमनियोटिक फ्लूइड हमें फैनिंग पैटर्न में दिखाई देता है। फैनिंग पैटर्न एक प्लांट होता है फेरन, ठीक है। ये उसकी जो लीफ होती हैं वो ना इस तरीके की होती हैं, सबको इमेज में दिख रही होंगी ना, उसकी लीफ होती है जो इस तरीके की होती हैं। और
हाँ, और जैसे ही हम वेजाइनल सिक्रीशन को माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं तो हमें एमनियोटिक फ्लूइड का पैटर्न भी कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है। जैसे फेरन की लीव होती है ना, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर भी हमें ऐसे ही दिखाई देता है, इसलिए हम इसको फेरन टेस्ट कहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने स्मेयर स्लाइड लिया, उसमें हमने वेजाइनल सिक्रीशन लिए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया तो अगर उसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो वो इस तरीके का दिखाई देगा फेरनिक पैटर्न में। ठीक है, जो ये अगर ऐसा दिखाई देता है इट मीन्स कि वेजाइनल सिक्रेशन में क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाली कंडीशन है। ठीक है, तो ये 2 टेस्ट थे जिससे हम इनको डायग्नोस कर सकते हैं। कौन कौन से थे? सबसे पहला था निट्रोजन टेस्ट, यानी कि लिटमस पेपर का, जिसमें हम लिटमस पेपर का यानी कि निट्रोजन पेपर का यूज़ करते हैं जो भी सिक्रीशन है उसके पीएच को डिटेक्ट करने के लिए। अगर उसके पीएच का जो लिटमस पेपर है उसका कलर अगर ब्लू हो जाता है, ठीक है, इट मीन्स वो इंडिकेट करता है कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाली कंडीशन है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 से 7.5 के बीच में लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला फेरन टेस्ट। फेरन टेस्ट में मैंने ये बोला था कि इसमें हम वेजाइनल सिक्रीशन में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है या नहीं उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, जिसमें हम स्मेयर स्लाइड में वेजाइनल सिक्रीशन को लेकर के माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं। जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं तो उसमें हमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो फेरनिक पैटर्न में दिखाई देता है, जैसे एक फेरन प्लांट का लीफ होता है, सेम इसी स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। अब प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर कोई फीमेल में अगर ये कंडीशन है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। फर्स्टली कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स क्यों होगा? क्योंकि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाली कंडीशन है, मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है जिसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक कर रहा है। फ्लूइड लीक करने की वजह से जो फीटस है वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड ही हेल्प करता है फीटस के मूवमेंट में, फीटस को मूव करवाने में। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तो फीटस प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ठीक है, वो पेल्विक कैविटी में इंगेज नहीं हो पाएगा, नॉट इंगेज, वो पेल्विक कैविटी में इंगेज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो कॉर्ड होगी वो क्या होगी, नीचे पेल्विक कैविटी में स्लिप डाउन हो जाएगी। ठीक, तो पहला कॉम्प्लिकेशन था कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड लीक करने की वजह से फीटस प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाता। अगर वो मूव नहीं करेगा तो जो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो पेल्विक कैविटी में इंगेज नहीं हो पाएगा। अगर वो चीज़ पेल्विक कैविटी में इंगेज नहीं होगी तो जो कॉर्ड होती है वो क्या होगी, स्लिप डाउन हो जाएगी नीचे पेल्विक कैविटी में और वो इंगेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राई लेबर। ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड लीक करने की वजह से ड्राई लेबर हो सकता है। नेक्स्ट है फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लंग्स हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं प्रॉपर तरीके से और फीटस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली कंडीशन अराइज हो जाती है। नेक्स्ट है प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लेबर स्टार्ट होने से पहले ही लीक करना शुरू कर गया है। अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक अगर पहले हो जाएगा तो वो क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से लेबर जो है वो टर्म से पहले ही हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। इस कंडीशन को हम कैसे मैनेज करेंगे? अगर कोई फीमेल है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाली फीमेल है, उसको हम सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे क्योंकि उसका एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है। कभी भी उसकी जो डिलीवरी है वो कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, कभी भी उसका लेबर जो है प्रोग्रेस कर सकता है, उसको पेन स्टार्ट हो सकता है, तो उसको हम पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे। नेक्स्ट केयरफुल हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट सर्जिकल, जितनी भी हिस्ट्री होती हैं वो सारी उससे हम ले लेंगे कि आपकी पहले कोई कंडीशन तो नहीं थी ऐसी। ठीक है, पॉलीहेड्रोमिनोज वाली कंडीशन तो नहीं है आपकी, पहले ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं रह चुकी है, वो सारी चीज़ें उस फीमेल से कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है स्टेराइल स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन। स्टेराइल स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन में हम स्पेक्यूला का यूज़ करके हम वेजाइना की ये देखते हैं कि जो हमारी सर्विक्स है उसकी स्टेट कैसी है। ठीक है, लेबर प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है वो चीज़ें देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कितना लीक कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट है वेजाइनल डिजिटल एग्जामिनेशन शुड बी अवॉइडेड बिकॉज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसमें हम वेजाइनल डिजिटल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं
वजाइनल डिजिटल एग्जामिनेशन क्या होता है, जिसमें हम जो है वो अपने हैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैंड को हम वजाइना के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाते हैं लेबर की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। तो वो चीज़ें हम इसमें अवॉइड करेंगे ताकि फीमेल जो है उसको इन्फेक्शन का रिस्क ना हो, इसलिए। पेशेंट ऑन बेड रेस्ट एंड स्टेराइल वल्वल पैड इज़ अप्लाइड टू लीक फॉर लीकेज। इसमें हम पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे और उसको एक वल्वल पैड देंगे, स्टेराइल वल्वल पैड देंगे, ये देखने के लिए कि जो फ्लूइड है वो कितना लीक कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट, फ्रिक्वेंट चेकिंग FHS। हम जो फीटल हार्ट साउंड है उसको हम फ्रिक्वेंटली चेक करेंगे, फीटल डिस्ट्रेस में तो नहीं चले गया है, ये चीज़ चेक करने के लिए। नेक्स्ट है मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइन। मदर के वाइटल साइन जो है वो टाइमली हम मॉनिटर करेंगे। मैनेजमेंट इज़ डिपेंड ऑन, इसका जो एक्चुअल मैनेजमेंट है वो डिपेंड करेगा जेस्टेशनल एज ऑफ फीटस पे। जो फीटस की जेस्टेशनल एज कितनी है, यानी कि 37 वीक प्रेगनेंसी है, 34 वीक प्रेगनेंसी है, 36 कितनी वीक प्रेगनेंसी है, उस पर ये डिपेंड करता है। वेदर वुमेन इज़ इन लेबर और नॉट, जो वुमेन है वो लेबर में है या नहीं उस चीज़ पर डिपेंड करता है। और वुमेन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर टर्म पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर का 24 आवर्स तक, ठीक है। अगर टर्म पर है, यानी कि जो मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है वो 37 वीक पे हो रही है, ठीक है, तो हम स्पॉन्टेनियस लेबर का वेट करेंगे 24 आवर्स तक। अगर ये चीज़ फेल हो जाती है तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे विद ऑक्सीटोसिन। इसमें हम क्या करेंगे, लेबर को इंड्यूस करवाएंगे, ठीक है, मेडिकेशंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, फ्लूइड लीक करने की वजह से फीमेल को जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उसके स्टिमुलेट नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम स्टिमुलेट कराते हैं, ऑक्सीटोसिन ड्रिप चढ़ाते हैं फीमेल में, ताकि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो स्टिमुलेट हो सके, जो लेबर है वो आगे प्रोग्रेस हो सके, ठीक है। उसके बाद इफ़ एनी ऑब्स्टेटिकल इंडिकेशन अराइज सिजेरियन सेक्शन शुड बी परफॉर्म्ड। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनिशिएट हो चुकी हैं, ठीक है, लेबर जो है अपनी प्रोसेस में है। अगर प्रोसेस के बीच में कोई भी ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी आती है, ठीक है, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती हैं जिसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, तो हम सिजेरियन सेक्शन जो है वो प्रेफर करेंगे, ठीक, और सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये था प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।